अच्छा, ओके क्लास। ये जो अब मैं बताने लगी हूँ, दिस इज़ लेक्चर नंबर 19 का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे जो एन डी है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम आगे इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। तो द बेसिक टॉपिक जो है हमारे पास वो है थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो जो एन डी है वो हमारे पास टोटल कंसनट्रेशन ऑफ डोनर और एटम्स होंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर कुछ डोनर एटम्स होते हैं, कुछ एक्सेप्टर्स एटम्स होते हैं। जब आप डोपिंग करवा रहे होते हो किसी भी मटेरियल को, लाइक सिलिकॉन को आप बोरॉन से डोपिंग करवा रहे होते हो, उसमें से बॉन्ड बनता है। वो उसमें से क्या होता है, सिलिकॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जिसके पास टेंडेंसी, यानी इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की। तो इलेक्ट्रॉन जब वो दे देता है तो ख़ुद वो क्या बन जाता है, एक डोनर एटम और ख़ुद एक पॉजिटिव आयोनाइज एटम बन जाता है। और इस तरीके से अगर बोरॉन है, उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा। तो इस वजह से हम ये उन्हीं टर्मिनोलॉजी को मैं लिख रही हूँ कि एन डी रिप्रेजेंट करता है टोटल कंसनट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स को, एन ए टोटल कंसनट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स को, और एन डी नोट जो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रल डोनर एटम्स जिन्होंने अभी कोई आयोनाइजेशन नहीं की होती, और इस एक्सेप्टर एटम्स के न्यूट्रल एटम्स को हम एन ए नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एन डी प्लस है वो यानी पॉजिटिव का मतलब क्या है, आयोनाइज डोनर एटम्स। आयोनाइज का मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ख़ुद क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। और एन डी नेगेटिव क्या हो गया, आयोनाइज एक्सेप्टेड एटम्स, यानी इलेक्ट्रॉन ले लिया और फिर क्या हो गए, ख़ुद एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव हो गए। तो अगर मैं बात करूँ टोटल एटम की, तो मेरे पास बन जाएगा एन डी इज़ इक्वल्स टू एन डी नॉट प्लस एन डी प्लस, यानी जो हमारे पास न्यूट्रल टोटल कंसनट्रेशन है वो किस किस को मिला के है, न्यूट्रल एटम्स की कंसनट्रेशन प्लस न्यूट्रल डोनर एटम्स प्लस आयोनाइज्ड डोनर एटम्स। ठीक है, इसी के एक्सेप्टर्स के लिए मैं लिखना चाहूँ टोटल कंसनट्रेशन, तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एन ए नॉट प्लस एन ए नेगेटिव। We note that the donors become positively ionized and the acceptors becomes negatively ionized। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है वो क्या कहता है, न्यूट्रलिटी को होल्ड रखता है। तो न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप होल्ड रखने के लिए क्या मतलब है कि एन डी प्लस और एन डी प्लस का क्या मतलब, आयोनाइज्ड एटम्स और साथ क्या, होल्स। इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए किसके साथ, आयोनाइज्ड एक्सेप्टर्स के, यानी आयोनाइज एक्सेप्टर्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तब न्यूट्रलिटी को वो होल्ड कर, न्यूट्रल यानी आपका जो मटेरियल है वो न्यूट्रलिटी रिलेशन को होल्ड करता है, यानी वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इक्वेशन या चार न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो एन ए है, बेसिकली जो एन ए है वो इक्वल है ज़ीरो के। एन ए कौन से वाला, नेगेटिव, यानी आयोनाइज एक्सेप्टर अगर मेरे पास ज़ीरो हो जाए तो यही रिलेशन मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एन डी प्लस पी इज़ इक्वल्स टू एन। ठीक हो गया। और अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि मेरे पास एन डी, यानी कि मेरे पास टोटल डोनर एटम्स जो हैं इज़ सो लार्ज दैट इट कंट्रीब्यूट्स इनफ इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीटली सप्रेस पी, यानी इतना ज़्यादा मेरे पास आ जाए एन डी, यानी डोनर एटम्स के, वो पी को टोटली सप्रेस कर दे, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो एन डी प्लस है वो किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया। अब एन डी प्लस इतना ज़्यादा हो कि मेरे पास ये चीज़ इग्नोर हो जाए और ये टोटल एन डी प्लस किसके इक्वल हो जाए, एन के इक्वल हो जाए। इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास जो व्हाट इज़ प्लस डोनर एटम्स, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे के खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो अब वो बहुत ज़्यादा अगर मेरे पास आ जाएँ तो इतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन दे दें कि वो इक्वल टू एन हो गया और पीस में स्मॉल हो गया, तो वो मटीरियल हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली दैट मटीरियल वुड बी एन टाइप। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कैलकुलेट परसेंट ऑफ एन डी विच इज़ नॉन इज़, यानी एन डी प्लस अगर मैं इसकी कैलकुलेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ
मतलब मैं देखना चाहूँ कि एन डी यानी जो टोटल मेरे पास ये जो मैंने ऊपर लिखा है टोटल जो मेरे पास एन डी है इसकी कितनी % जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हुई है एज ए डोनर एटम, उस चीज़ को अगर मैं देखना चाहूँ तो वो मैं किस तरीके से देखूँगी। उसके लिए मैं एक हाई टेम्परेचर लिमिट लगाऊंगी और फिर मैं देखूँगी कि मेरे पास जो एन डी प्लस है वो इक्वल टू एन डी, यानी इसका मतलब पता है क्या है कि आपके पास जितने भी डोनर आइटम है सारे के सारे आयोनाइज्ड हो गए। ठीक है, ये इस कंडीशन को हम ये कहेंगे। तो आपने अगर इसकी परसेंटेज देखनी है कि कितने, इधर तो हम कह रहे हैं जी सारे के सारे, लेकिन अगर आपने किसी मटेरियल में परसेंटेज देखनी है कि डोनर एटम्स के कितनी तादाद आयोनाइज्ड हो गई है, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी रिलेशन यूज़ करते हैं विच इज़ फर्मी प्रोबेबिलिटी ही है, जिसको हम एफ ऑफ डी का नाम दे देते हैं। और साथ हम कहते हैं कि एफ ऑफ डी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डोनर एटम्स, चेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डोनर एटम, जो कि क्या है रेशो ऑफ किसकी चेक करनी है हमने, डोनर एटम्स की देखनी है, यानी एन डी में से कितने हमारे पास क्या है आयोनाइज्ड हो चुके हुए हैं। तो एन डी नॉट का मतलब है इस न्यूट्रल एटम्स डिवाइडेड बाय एन डी, यानी कि जो आयोनाइज हो चुके हुए हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एफ ऑफ डी है, इसको हम लिख सकते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ डी इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस 1। और साथ हमारे पास अगर मैं इसको अपने केस के लिए यूज़ करूँ तो वो मेरे पास फॉर आवर केस इसको यूज़ करना चाहूँ तो वो मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ डी इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर ई की पावर ई टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस 1। ठीक है, और इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसका रिलेशन ग्राफ बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस पे मैं ले लूँ टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे मैं ले लूँ एनर्जी को, तो मेरे पास इस तरीके से अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, ये इक्वल ही है वैसे, तो यहाँ से मेरे पास एक लाइन आ गई। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इम्प्योरिटी एटम्स को की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ इम्प्योरिटी एटम्स, और ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ एन डी डोनर एटम्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास है बेसिकली दिस इज़ ई जी बाय 2, ये जो पॉइंट है ये इंट्रिंसिक रेंज है। समझ आ रही है, ये कंडक्शन एनर्जी को वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है, और दरमियान में हमारे पास एनर्जी गैप है। और जो इंट्रिंसिक रेंज होती है वो हमने पिछले उसमें लेक्चर में देखा था ई जी ऑफ बाय 2 के इक्वल होती है। दरमियान इंट्रिंसिक हमेशा कैरियर्स या इंट्रिंसिक रेंज होते हैं वो एनर्जी गैप के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। तो ये मेरे पास E1 है लोएस्ट एनर्जी बैंड, EG/2, ये मेरे पास E2 है हाई एनर्जी बैंड, एंड दिस इज़ मेरे पास EG, यानी टोटल मेरे पास ये एनर्जीज़ हैं। तो इसको मैं इस वाले जो डिफरेंस है इसको मैं E से रिप्रेजेंट कर दूंगी, और जो इस वाले को है इसको भी मैं E से E1 जी से रिप्रेजेंट कर सकते, E2 माइनस ई जी माइनस E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, EG माइनस E2 से। तो ये हमारे पास एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है किसको रिप्रेजेंट करने की, ये जितने भी डोनर्स आइटम है उनकी एनर्जी की टेम्परेचर के रिस्पेक्ट। समझ आई बात की कि ये मेरे पास टेम्परेचर है और यहाँ पे पास एनर्जी है। तो जो मेरे पास इम्प्योरिटी आइटम्स होती है उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जो टोटल नंबर ऑफ डोनर आइटम्स होते हैं उनकी एनर्जी उस इम्प्योरिटी आइटम से हमेशा कम होती है। तभी तो इम्प्योरिटी आइटम्स जो होते हैं जब वो हम किसी इंट्रिंसिक मटेरियल के अंदर डोप करवाते हैं तो वो उसके अंदर एबिलिटी होती है कंडक्ट करने की, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी। तो बस उस चीज़ को शो करने के लिए ये ग्राफ आपको बताया गया है। और इसके बाद हमारे
हमारे पास जो एफ ऑफ डी है वो हमारे केस के लिए बन जाएगा ई टू माइनस ई एफ, यानी ई टू माइनस ई एफ। ई एफ कौन सा है? फर्मी लेवल। फर्मी लेवल हमें पता है इंट्रिंसिक लेवल और फर्मी लेवल एक ही चीज़ होती है, ई एफ या ई आई। ये हमेशा हमारे पास दरमियान में ही होता है, टोटल सेमीकंडक्टर्स के केस में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान में होता है। तो जो ई टू माइनस ई एफ इसकी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो वो मेरे पास बेसिकली ये ई माइनस ई एफ होता था ना, अब ई आपको बता रहे हैं कि ये ई हमारे पास कहाँ पे, ई टू के ऊपर है, ठीक है। इसलिए भी मैंने आपको फिगर बना के दिखाई है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करें। कौन सी इक्वेशन 1 थी? वही जो मैंने आपको रेशो लिख के दी थी, मैं दोबारा लिख देती हूँ। एफ ऑफ डी इज़ इक्वल्स टू एन डी नॉट ओवर एन डी। तो इस वाली इक्वेशन को हम यूज़ करें तो यहाँ से मेरे पास एन डी की जो वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कि कितने डोनर एटम्स की कितनी रेशो जो है वो आयोनाइज्ड हुई है। तो वो हो जाएगा एफ ऑफ डी टाइम्स एन डी नॉट, और एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट आप कर दें तो वो मेरे पास बन जाएगी एन डी नॉट आएगा, और ये एन डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ डी जो है मेरे पास किसके इक्वल है? एन डी ओवर ई की पावर ई टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और साथ हम कहते हैं हमें वी नो एन डी इज़ इक्वल्स टू एन डी नॉट प्लस एन डी प्लस, ठीक है। यानी टोटल किसके इक्वल है? न्यूट्रल प्लस जो आयोनाइज्ड हो गए हैं। और यहाँ से एन डी जो नॉट है वो किसके इक्वल हो गया? एन डी माइनस एन डी प्लस के, ठीक है। तो यानी इधर से मैंने एन डी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मैं कंपेयर कर दूंगी दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि ये जो है ये किसके इक्वल है? एन डी नॉट के इक्वल है, ये भी एन डी नॉट के इक्वल है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी आफ्टर कंपेयरिंग। तो एन डी माइनस एन ए प्लस, ठीक है, ये भी तो नॉट है ना, इज़ इक्वल्स टू एन डी ओवर ई की पावर ई टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस 1। तो यहाँ पे एन डी है, इधर भी एन डी है, दोनों को एक साइड कर दूँ, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा एन ए प्लस इज़ इक्वल्स टू एन डी माइनस एन डी ओवर ई की पावर ई टू माइनस ई एफ ओवर के बी टी प्लस 1, ठीक है। और साथ में क्या करूँगी, एन डी जो है मेरे पास, दिस इज़ लाइक एन डी माइनस एन डी प्लस था, सॉरी ये डी था, मैं ए समझ रही थी। दिस इज़ डी, दिस इज़ ऑल्सो डी एंड दिस इज़ ऑल्सो डी, ठीक है। तो एन डी प्लस की जो एन डी प्लस है इसको इक्वल हम कर देते हैं किसके? एन के। अब इसका क्या मतलब है? ये भी हमने कंडीशन लिखी थी कि जितने भी हमारे पास, उसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, डोनर एटम्स जो मौजूद थे, जैसे डोनर एटम उसके अंदर क्या है, बोरॉन है या एलुमिनियम है, कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपने सेमीकंडक्टर में डॉप करवाई है, वो जो डोनर एटम्स हैं उसने जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं तो अब पीछे वो क्या हो रह गया? पॉजिटिव रह गया। और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिए तो इक्वल टू यहाँ एन आ गया। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स दिए ना इसने, जब इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो खुद ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उस कंडीशन को हम यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं, एन की वैल्यू इसको बना सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एन डी को कॉमन ले लें, ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर ई टू माइनस ई एफ ओवर, मैं एलसीएम अब ले रही हूँ और कॉमन लिया है, के बी टी प्लस 1, ठीक है। इसके बाद आप एलसीएम इसका लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फाइनल में जो रिलेशन आएगा वो आप लोगों ने खुद ले लेना है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एन डी आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर ई एफ माइनस ई टू ओवर के बी टी
और साथ हमारे पास ये हो गया। और इसको जब मैं अंदर ले जाऊंगी तो n इक्वल हो गया एन डी ओवर 1 प्लस ई की पावर ई एफ माइनस ई टू ओवर के बी टी एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सेमीकंडक्टर्स की, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, वो भी मुझे पता है वो किसके इक्वल होती है। n इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम ई के बी टी ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ई की पावर म्यू माइनस ई जी। ये म्यू जो था बेसिकली हमने इसको फर्मी लेवल लिया हुआ था के बी टी, और हमने कहा था म्यू इज़ इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, तो हम इसमें जब वैल्यू और ये जो पूरी टर्म है इसको हम एक नाम, ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को बार बार लिखने की बजाय मैं इसको एक नाम दे देती हूँ एन नॉट का, विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम ई के बी टी ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर 3/2। और जब ये सारी वैल्यूज़ मैं इसके अंदर दोबारा पुट करूँगी, यानी म्यू को ई एफ और इस वाली टर्म को एन नॉट, तो ये बन जाएगा एन इज़ इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर ई एफ माइनस ई जी ओवर के बी टी। ठीक हो गया। तो आपके पास ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलेशन आया है जो कि आप लोगों को ने याद रखना है कि अगर आपको एन नॉट गिवन हो, ठीक है, और आपको एन भी गिवन हो, सही है, एन बेसिकली इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं, अगर कोई भी मटेरियल इंट्रिंसिक होगा ना तो एन इज़ इक्वल्स टू पी इज़ इक्वल्स टू एन आई, ये कंडीशन होल्ड करती है। और अगर आपको एन भी गिवन है, एन इंट्रिंसिक कैरियर्स गिवन है, एन नॉट भी आपको पता है, नहीं पता तो आपको इस कांस्टेंट से निकाल सकते हैं। फर्मी एनर्जी भी आपको कोई ना कोई गिवन होगी, टेम्परेचर के बी की वैल्यू निकाल के आप आराम से एक बैंड गैप निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का, बस उसके लिए आपको ये कैरियर कंसनट्रेशन पता हो। लेकिन अगर कैरियर कंसनट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको बैंड गैप का पता है, तो बड़ी अच्छी ये इंफॉर्मेशन है। तो हम इन दो इक्वेशंस को कौन कौन सी, एक ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 के साथ, ठीक है, इसको हम 5 का नाम दे देते हैं, कंपेयरिंग 4 एंड 5। तो ये मेरे पास बन जाएगा एन नॉट ई की पावर ई एफ माइनस ई जी ओवर के बी टी विच इज़ इक्वल्स टू एन डी ओवर 1 प्लस ई की पावर ई एफ माइनस ई टू ओवर के बी टी। ठीक है, और जब मैं इसको क्रॉस करूँगी तो ये बन जाएगा एन नॉट ई की पावर ई एफ माइनस ई जी ओवर के बी टी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, एन वन के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। तो या फिर आप, हाँ मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ, एन ई की पावर एन नॉट ई की पावर ई एफ माइनस ई जी ओवर के बी टी, और साथ इंटू ई की पावर ई एफ माइनस ई टू ओवर के बी टी। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एन डी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये इसके साथ, तो पहले जी 1 के साथ होगा तो ये आ गया, प्लस इसके साथ होगा तो इसके साथ 2 एक्सपोनेंशियल आ जाएंगे। ठीक है, माइनस एन डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये इधर आके इक्वल टू 4 न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप की तरह। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको देखा जाए थोड़ा सा, मैं इसको मोर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं ताकि मैं इसको कोई सॉल्व करने वाली कंडीशन में पहुंच जाऊं, तो वो मेरे पास बनेगी, क्या बनेगी जी, एन नॉट ई की पावर 2 ई एफ ओवर के बी टी। ये पावर्स को जब ऐड कर देते हैं ना बेसिस सेम होती है, ई की पावर के बी टी ई की पावर माइनस ई टू माइनस ई जी ओवर के बी टी प्लस एन नॉट ई की पावर ई एफ ओवर के बी टी ई की पावर इंटू ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी माइनस एन डी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, इसको आप कंसिडर कर लें ए, ठीक हो गया, और दिस इज़ ऑल्सो, ये और ये वाली टर्म ये हमारे पास ए की तरह की होगी, और जो ये वाली टर्म होगी ये इसको मैं बी कह दूँगी, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्म बनाती हूँ, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर कैसे होगी कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, तो ई एफ ओवर के बी टी ऊपर ई टू के बी टी है, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर ले लूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक तरह से एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर एक्स की मैं बात करूँ, अगर मैं एक्स की बात करूँ, एक्स किसके इक्वल होता है, ई की पावर ई एफ ओवर के बी टी। ठीक हो गया, तो इसकी जब मैं इसमें ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। दिस इज़ ए प्लस एन नॉट भी हमारे पास एक कांस्टेंट है, और ये जो है ये मेरे पास बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ माई सी, दिस इज़ बी, और ये मेरे पास ए है, तो एक्स मेरे पास ये है। ठीक हो गया, तो ये सारी मैंने अच्छी कंडीशंस यहाँ पे लिख दी हैं। इसी को यूज़ करते हुए मैं जब मैं यहाँ पे करूँगी, इसकी वैल्यू पुट करूँगी ई की पावर ई एफ ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी, क्योंकि जो रिलेशन होता है क्या होता है, माइनस बी होता है ना, तो बी मैंने किसको कहा भाई, ये है माइनस बी, तो एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी, ये माइनस बी हो गया। फिर होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फोर ए सी होता है, ए मेरे पास ये चीज़ है, विच इज़ ई इज इक्वल्स टू माइनस ई एफ सॉरी ई टू माइनस ई जी ओवर के बी टी, और सी ए फोर ए सी, सी मेरे पास क्या एन डी, और माइनस एन डी है। ठीक है, तो वो माइनस एन डी हो जाएगा ओवर टू ए कितना है मेरे पास, ये जो है मेरे पास ए है, एन नॉट, और ये वाली टर्म ई की पावर माइनस ई टू प्लस ई जी ओवर के बी टी, ये मैंने गलत कर दिया, दिस इज प्लस ई जी। ठीक हो गया, तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, या आप सारे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको स्क्वायर खोल लेंगे अंदर, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, फोर ए सी, इसके एक्सपोनेंशियल टर्म्स को ओपन कर लेंगे, जो सी एक्सपोनेंशियल टर्म आपको कॉमन लगेगी वो आप कॉमन कर लेंगे, या यानी इस तरह की कोई एक और टर्म यहाँ पे आ जाएगी, फिर दोनों में से वो टर्म भी बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो जो फाइनल रिलेशन में एक स्टेप छोड़ के रिलेशन लिख देती हूँ, ई की पावर ई एफ ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी, वन माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस फोर एन डी ओवर एन नॉट ई की पावर ई जी माइनस ई टू ओवर के बी टी ओवर टू टाइम्स एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू ओवर के बी टी एंड ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी। ठीक हो गया, तो ये आपने कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी हम लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू जो चीज़ कैंसिल होगी उसको कैंसिल करके, तो जो ई की पावर ई एफ ओवर के बी टी है वो इक्वल हो जाएगा माइनस वन, साथ प्लस वन प्लस फोर एन डी बाय एन नॉट ई की पावर ई जी माइनस ई टू ओवर के बी टी ओवर टू टाइम्स ई की पावर माइनस ई टू ओवर के बी टी। ठीक हो गया, तो हमारे पास दो लिमिटिंग केस आएंगे, जो फर्स्ट टर्म अंडर द रेडिकल इज़ स्मॉल एंड द सेकंड टर्म इज़ और द सेकंड टर्म इज़ स्मॉल। ठीक है, यानी जो पहली टर्म या तो ये स्मॉल हो सकती है या सेकंड टर्म जो है वो स्मॉल हो सकती है। तो दो केसेस हैं, अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूँ ये वाली, अगर ये मेरे पास स्मॉल हो जाए, किससे स्मॉल हो जाए, वन से, यानी फोर एन डी ओवर एन नॉट एक्सपोनेंट ई जी
minus E2 over KBT is very very less than 1, then ND should be small and T should be large. ठीक है, तो हमारे पास लिख लेते हैं इसको, ND should be small and T should be large. अगर तो ये लेस वेरी वेरी लेस देन 1 है तो इसको स्मॉल होने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटीज़ हैं वो लार्ज हों और न्यूमिनेटर में जो चीज़ें हैं वो स्मॉल हों, तभी ये 1 से लेस होगा ना। ठीक है, तो उसका ये मतलब क्या होगा कि कंडीशन इज़ वायलेटेड, द डोनर एटम्स आर इन एक्सेस। तो ये कंडीशन तो वायलेट कर गई कि डोनर एटम्स जो हैं यानी एनडी बहुत ज़्यादा है, तो डोनर एटम एक्सेस में होने लग गए तो फिर चार न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप तो नहीं होल्ड करेगा, न्यूट्रल तो नहीं रहेगा, इतने ज़्यादा डोनर्स एक्सेस में चले जाएंगे, तो हम कभी भी टी को लार्ज नहीं ले सकते। सो वी कैन नॉट टेक टी लार्ज, टेम्परेचर को हम लार्ज नहीं ले सकते, और अगर मेरे पास एन डी स्मॉल है तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, एन डी स्मॉल एंड द कंडीशन इज़ वायलेटेड दैट द डोनर एटम्स आर इन एक्सेस। ठीक है, अच्छा, वी कैन नॉट टेक टी लार्ज बिकॉज वी आर कंसिडरिंग मॉडरेट और इंटरमीडिएट टेम्परेचर। हम मॉडरेट या इंटरमीडिएट दरमियाने टेम्परेचर में बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर और एट वेरी लो टेम्परेचर, तो हम टेम्परेचर को भी वेरी लार्ज नहीं ले सकते, तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये होल्ड नहीं करती। तो इसको फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, बायनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर ई एफ ओवर के बी टी विच इज़ इक्वल्स टू -1 प्लस 1 + 1/2। अब ये 1/2 मैं क्यों लिख रही हूँ, वो जो हमारे पास उसका रेडिकल साइन पे 1/2 था ना, वो उसको सॉल्व करने लगे। 1/2 4 ND ओवर N0 ई की पावर EG -E2 ओवर KBT and over 2 times e की पावर -E2 ओवर KBT। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये -1 + 1 और साथ आ जाएगा +2 ND कैंसिल होके इसके साथ ND ओवर N0 e की पावर EG -E2 ओवर KBT ओवर 2 times e की पावर -E2 ओवर KBT। ठीक है, ये मैं बेसिकली सॉल्व कर रही हूँ अपनी इस इक्वेशन को यूजिंग बायनॉमियल। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, और भी ये भी कुछ चीज़ कैंसिल हो सकती है, यानी मैं इसको जब स्प्लिट करके लिखूँगी तो E2 अलग हो जाएगा, वो भी इससे कैंसिल हो जाएगा, जो नेट आंसर मेरे पास बचेगा वो क्या बन जाएगा, ई की पावर EF ओवर KBT इज़ इक्वल्स टू ND ओवर N0 ई की पावर EG ओवर KBT, और N0 इधर चला गया तो N0 ई की पावर EF ओवर KBT इज़ इक्वल्स टू ND की पावर EG ओवर KBT। ठीक हो गया, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को विद दिस, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास एन डी जो है, जो कि मैंने पहली कंडीशन लगाई थी, वो मेरे पास किस तरह, जो क्या कंडीशन थी कि हमारे पास डोनर्स जो हैं, एक्सेप्टर्स एटम्स, कितने डोनर्स एटम्स जो हैं वो आयोनाइज्ड हुए हैं, उसकी परसेंटेज निकालने के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, तो अगर उस कंडीशन को मैं इस्तेमाल करूं, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, इसको मैंने N0 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय N0 ई की पावर -EG ओवर KBT। ठीक हो गया, तो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये अब कंडीशन बन जाएगी N0 ई की पावर, इससे कर रही हूँ तो बन जाएगा जी EF -EG ओवर KBT, और ये पीछे क्या रह जाएगा ND, ई की पावर 0 हो जाएगा ना, ये -EG के साथ जब मल्टीप्लाई ख़त्म, तो ये आपके पास आ गई, और ND किसके इक्वल होता है, ND प्लस के, जिसको हमने फर्दर किसके इक्वल लिया हुआ था, N के,
ऐसे ही था ना। और मॉडरेट टेम्परेचर की बात करें कि तो ऑल डोनर एटम्स जो होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, इसका ये मतलब है एट मॉडरेट टेम्परेचर जितने भी डोनर एटम्स हैं सारे के सारे आयोनाइज हो जाएंगे। और दिस रिजल्ट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, हाईली डिपेंड कर रहा है दिस फर्मी एनर्जी के ऊपर, एंड देयरफॉर अफेक्टेड बाय वेदर और नॉट पी इज सप्रेस्ड। फिर ये जब ऑब्वियसली जब एन ज़्यादा हो जाएगा एंड डोनर एटम ज़्यादा हो जाएंगे तो पी खुद ब खुद ही सप्रेस्ड हो जाएगा। तो पी का मतलब क्या है, होल्स, तो ज़्यादा तादाद किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी। और ये यहाँ से मैं एक और चीज़ भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, विच इज़ ई इज़ इक्वल्स टू ई एफ ओवर के बी टी इज़ इक्वल्स टू एन डी ओवर एन नॉट ई की पावर ई जी ओवर के बी टी। अब ये देखें ये मैंने कैसे किया, मैंने इसी एन नॉट को दोबारा नीचे ले गई हूँ और ये ई एफ और ई जी को स्प्लिट करके रख दिया, ठीक है। इसी को मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, या फिर समझ लें मैंने मल्टीप्लाई करने से पहले वाली टर्म दोबारा ले ली है। एन नॉट था ना, तो ये एन नॉट नीचे चला गया, एन डी बाई एन नॉट ई की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी, यही चीज़, और पीछे ई एफ ओवर, ठीक है। इसका मैं टेकिंग लॉग लूँगी एक और इक्वेशन बनाने के लिए जो मेरे लिए हेल्पफुल हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वो मेरे पास बन जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा तो ये ख़त्म हो के ई एफ ओवर के बी टी विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसके ऊपर जब लॉग अप्लाई होगा तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो फिर क्या शुरू हो जाती है, प्लस शुरू हो जाती हैं, यानी प्लस हो जाती है। तो वो मेरे पास ये तो मेरे पास एन नॉट इधर चला जाए बेशक, तो ये ई एफ ओवर के बी टी हो गया, साथ मेरे पास बन जाएगा इज़ इक्वल्स टू के बी टी को मैं इधर अगर ले जाऊँ, के बी टी इधर से ख़त्म करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लॉग ऑफ एन डी, यानी ये लॉग ऑफ एन डी प्लस ई जी बन जाएगा, क्योंकि ये जो लॉग ऑफ इसका होगा ना प्लस लॉग ऑफ दिस थिंग होगा, और उसका जो ई जी बाई के बी टी नीचे बेस में आ जाता है, तो ई जी तो नहीं रहेगा, के बी टी जो इधर है ये के बी टी ऊपर जाके उसको कैंसिल कर देगा। तो ये मेरे एक स्टेप बीच में नहीं लिखा, वो आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो लॉग ऑफ, बेशक आप मेरी बात अभी ना करें, इसको एक थोड़ा लॉग दोनों तरफ लेके खुद सॉल्व करना, फिर इसके बाद कंपेयर कर देना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर आप मेरे तरीके से देख लेना। ई जी लॉग, जो लॉग खैर वो ख़त्म हो जाएगा एंटी लॉग के साथ, और के बी टी जो होगा ओवर के बी टी जो होगा इस के बी टी के साथ कैंसिल होकर प्लस ई जी रह जाएगा। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये कुछ बन जाएगा, फर्मी एनर्जी की वैल्यू ई एफ इज़ इक्वल्स टू ई जी माइनस के बी टी लॉग ऑफ एन नॉट ओवर एन डी। तो ये आपके पास फर्मी एनर्जी की वैल्यू आ गई, और टेम्परेचर टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस फार्मूला इज़ नॉट वैलिड। तो किस तरीके से नॉट वैलिड है टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, कि अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो फर्मी एनर्जी और बैंड गैप इक्वल हो जाएगा, इस तरह से तो पॉसिबल हुआ ही नहीं कभी। और अगर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चला जाए तब भी मेरे पास ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि डिसअपियरेंस हो जाएगी, हमारे पास बैंड गैप ही ख़त्म हो जाएगा। द ओनली वैलिड इंफॉर्मेशन obtained from this formula is that EF drops as टी ड्रॉप्स। किस तरह से, कि जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे तो फर्मी लेवल नीचे आता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो फर्मी लेवल नीचे आ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है फर्मी लेवल ऊपर जा रहा है। फर्मी लेवल के नीचे और ऊपर जाने का क्या मतलब होता है कि कंडक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ज़्यादा फर्मी लेवल जितना वैलेंस बैंड के पास होगा उतना हाईएस्ट फील्ड लेवल जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो फर्मी लेवल होता है ना, तो वो फर्मी लेवल जितना दूर होता जाएगा कंडक्शन बैंड से उतना कम कंडक्शन होगी, और जितना करीब जाता जाएगा उतना ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर जब हम देते हैं किसी मटेरियल को तब उसके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड में जाने की, तो ऑब्वियसली फिर अगर टेम्परेचर देंगे आप तो फर्मी लेवल ऊपर की तरफ चला जाएगा, टेम्परेचर लो करेंगे तो फर्मी लेवल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट का है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्मी लेवल के साथ और ड्रॉ करना भी सीखेंगे और भी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच।